कनेक्ट हुए उन सभी बच्चों को भी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। आज का चैप्टर नंबर 9 आपकी ज्योग्राफी की सेकंड बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसका जो चैप्टर नंबर 9 है इसका नेम है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है, ठीक है। प्लानिंग का मतलब होता है योजनाएं जो गवर्नमेंट अलग अलग टाइम में तैयार करती है। हर आदमी तैयार करता है अपने जीवन की योजनाएं, हर व्यक्ति तैयार करता है। तो प्लानिंग का मतलब सब जानते हैं, योजनाएं होती हैं, ठीक है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसे हिंदी में टिकाऊ विकास कहते हैं। मतलब कि ऐसा डेवलपमेंट किया जाए जिससे नेचर को भी नुकसान ना हो और ह्यूमन का डेवलपमेंट भी ना रुके। जैसे इंडिया में आप लोग डेवलप होना चाहते हो तो आप नेचर का नुकसान भी ना पहुंचाएं और आप खुद भी डेवलप होते रहें। जैसे कि मैं ये कहूं कि फॉरेस्ट ना काटे जाएं और फॉरेस्ट को बचाया जाए, प्लस साथ के साथ में डेवलपमेंट भी किया जाए। अब आप कहोगे दोनों चीजें कैसी हो सकती हैं? आप फॉरेस्ट भी नहीं कटवाना चाहते हो तो टिम्बर से लकड़ियां हमें कहां से मिलेंगी? तो उसके ऑप्शंस हो सकते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे पेपर इंडस्ट्री है या फिर फर्नीचर उद्योग है, उसमें लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि उसमें लकड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, लेकिन उसके ऑप्शन भी निकाले जा सकते हैं। जैसे कि जहां पर लकड़ियों का यूज हो रहा है वहां प्लास्टिक का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर जितना हो उसके हमें उसके क्या है उसके लिए हमें एक्सटर्नल ऑप्शन ढूंढने चाहिए, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल का पॉइंट हो गया। इसके अलावा ये मान लीजिए भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जहां पर एग्रीकल्चर, जैसे मान लो फॉरेस्ट एरिया है और आप एग्रीकल्चर लैंड निकालना चाहते हैं, तो ऐसे में एग्रीकल्चर लैंड निकालते हुए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप उस पे ओवर इरिगेशन ना करें, आप उस पे ओवर एग्रीकल्चर ना करें, आप उस पे बहुत ज्यादा उसको ओवर एक्सप्लॉइट ना करें। अगर जमीनों को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, फॉरेस्ट को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, अगर उनका मिसयूज नहीं किया जाएगा तो ठीक है ना, तो उससे क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। मैं फिर बता रहा हूं लेसन का मतलब प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि योजनाएं, भारत में योजनाएं और भारत में टिकाऊ विकास, ठीक है। तो ये सब हमारे लेसन का पार्ट है, लेकिन साथ में एक वर्ड और जोड़ा गया है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, मतलब भारतीय संदर्भ में। भारतीय संदर्भ का मतलब है, भारतीय संदर्भ का मतलब है कि भारत को देखते हुए, भारत को देखते हुए, ठीक है, भारत देखते हुए, ठीक है। तो वो देखना जरूरी है, ओके। तो इसी हिसाब से हमें क्या करना है, ये डेवलपमेंट का हमें टॉपिक पढ़ना है, ओके, ठीक है, ओके। तो देखिए सबसे पहले इसका हमें समझना है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ। भारतीय संदर्भ का मतलब है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग टाइम में अलग अलग नेचुरल डिजास्टर्स यानी कि प्राकृतिक घटनाएं, आपदाएं, सूखा, भूकंप, बाढ़, ऐसी चीजें आती रहती हैं, ऐसी चीजें बार बार आती रहती हैं। तो उन ऐसे देश में जहां पर भूकंप, बाढ़ और सूखा पड़ता रहता है या फिर जहां पर टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं, ऐसे देश में विकास कैसे किया जाए, ऐसे देश में प्लानिंग कैसे की जाए। एक ऐसा देश जिसमें इतनी ज्यादा नेचुरल बायोडायवर्सिटी है, प्राकृतिक विविधताएं हैं, ऐसे देश में आप डेवलपमेंट कैसे करोगे, क्या प्लानिंग करना पड़ेगा, किस तरह से टिकाऊ विकास होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस प्रकार से हो पाएगा, ये समझना जरूरी है। क्योंकि भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन कुछ अलग अलग तरह की हैं, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर जो है हिल्स हैं, मतलब कहीं पे माउंटेन है, कहीं पर हिल्स है, कहीं पर मैदान का एरिया है, कहीं पर पठारी क्षेत्र है। तो ऐसे में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन बसते हैं फिर, ठीक है। तो देखिए बोर्ड पे सबसे पहले लिखा हुआ है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है, देखिए लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है योजनाएं। योजनाएं दो प्रकार की होती हैं, सेक्टोरल प्लानिंग एंड रीजनल प्लानिंग। अब ये सेक्टोरल प्लानिंग का मतलब क्या है? सेक्टोरल का प्लानिंग का मतलब होता है कि किसी एक क्षेत्र विशेष में प्लानिंग की गई है। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर में प्लानिंग की गई है तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ठीक है। किसी एक क्षेत्र विशेष में कोई एक सेक्टर चुन लिया गया है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्लानिंग, इरिगेशन सेक्टर में प्लानिंग, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्लानिंग, जैसे कि पावर यानी कि एनर्जी में एनर्जी सेक्टर में प्लानिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में प्लानिंग,
कम्युनिकेशन सेक्टर में प्लानिंग और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि सामाजिक ढांचा तैयार करना है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे बस स्टैंड बनाना है, कहीं गांव की पंचायत के लिए भवन तैयार करना है, कहीं पर गांव के लिए कुआं बनाना है, कहीं पर उनके तालाब के लिए तैयार करना है, तो ये क्या हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और साथ में सर्विस सेक्टर जैसे कि मान लो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कम्युनिकेशन है। तो इस तरह से प्लानिंग दो प्रकार की होती है, सेक्टोरल प्लानिंग यानी कि सेक्टर वाइज, और एक होती है रीजनल प्लानिंग, रीजनल प्रादेशिक योजनाएं। इसका मतलब क्षेत्रीय, सेक्टोरल मतलब कि सेक्टर वाइज यानी कि क्षेत्र के हिसाब से, और ये हो गया रीजनल प्लानिंग, ये प्रादेशिक हिसाब से होता है, प्रदेश विशेष। अब जैसे प्रदेश विशेष का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं ये कहूं कि भाई राजस्थान के बहुत सारे एरिया जो है वहां पर सूखा पड़ता है, ड्रोट आता है, तो ऐसे ड्रोट वाले एरिया में हमें प्लानिंग करनी पड़े तो वो क्या होगा, राजस्थान रीजनल प्लानिंग हो जाएगा। राजस्थान का मान लीजिए थार डेजर्ट रीजनल प्लानिंग एरिया, ठीक है, तो वो इस तरह से तैयार हो जाता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, एक बार फिर बता रहा हूं, बहुत सिंपल है ये। सेक्टोरल प्लानिंग में किसी एक सेक्टर को टारगेट किया जाता है, सेक्टर बहुत सारे मैंने दिखा दिए। रीजनल प्लानिंग में किसी एक रीजन को तैयार किया जाता है, कोई एक क्षेत्र विशेष, राजस्थान हो सकता है, तमिलनाडु हो सकता है, हरियाणा हो सकता है, आसाम हो सकता है, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, और उस स्टेट में या उस क्षेत्र में भी कोई उसका डिस्ट्रिक्ट या कोई उसका विलेज टारगेट किया जाएगा, कोई उसका डिस्ट्रिक्ट या कोई विलेज अगर टारगेट किया जाए तो वो रीजनल प्लानिंग होती है, ठीक है। ये क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि रीजनल इम्बैलेंस होता है, रीजनल इम्बैलेंस होता है, कई बार सारे क्षेत्र बराबर डेवलपमेंट नहीं करते। जैसे हरियाणा पंजाब ने बहुत डेवलपमेंट किया लेकिन बिहार की हालत खराब है, जैसे कि उड़ीसा की हालत खराब है, जैसे कि तमिलनाडु में ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स है उनकी हालत खराब है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें रीजनल प्लानिंग करना पड़ेगा। बिहार के लिए रीजनल प्लानिंग करना पड़ेगा, उड़ीसा के लिए करना पड़ेगा, तमिलनाडु के लिए करना पड़ेगा, ठीक है, रीजनल प्लानिंग हमें करना पड़ेगा। तो रीजनल प्लानिंग में टारगेट एरिया प्लानिंग की जा सकती है, किसी एक एरिया को टारगेट किया गया, जैसे ड्रोट प्रोन एरिया, मतलब ड्रोट जहां ज्यादा आते हैं, फ्लड यानी कि जहां पर बाढ़ ज्यादा आती है, तो वो एरिया हो गया टारगेट एरिया। रीजनल प्लानिंग में टारगेट एरिया प्लानिंग, हिल एरिया डेवलपमेंट, ड्रोट एरिया डेवलपमेंट, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट, इस तरह से रीजनल प्लानिंग की जा सकती है। एक बार दोबारा देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है। प्लानिंग को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि प्लानिंग को दो प्रकार से बांटा जा सकता है, प्लानिंग सेक्टोरल, प्लानिंग रीजनल, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं टारगेट एरिया प्लानिंग की। टारगेट एरिया प्लानिंग किसका पार्ट है, रीजनल प्लानिंग का। हम रीजनल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, उससे पहले से एग्रीकल्चर प्लानिंग की बात करें तो आपके 5 ईयर प्लान आपको याद होंगे। अभी तक 12 5 ईयर प्लान लगाए जा चुके हैं। पहला 5 ईयर प्लान 1951 और 56 के बीच में चला था, इसे नेहरू गवर्नमेंट ने शुरू किया था। नेहरू गवर्नमेंट ने रशिया की टू कॉपी की थी। रशिया में 5 ईयर प्लान पहली बार 1928 और 32 के बीच में चलाए गए थे। रशिया में जो गवर्नमेंट जिसने ये प्लान किया था वो व्लादिमीर लेनिन की गवर्नमेंट थी। पहले रशिया का नाम यूएसएसआर होता था। 1922 में रशिया का नाम यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये नाम पड़ा था रशिया का, उसको रीजन भी कहते थे, ठीक है। तो 1922 में जब रशिया का नाम यूएसएसआर था, उसी टाइम में व्लादिमीर लेनिन की गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान की योजनाएं तैयार की थी, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने रशिया में इसको यूज किया था 1928 और 32 के बीच में। तो ये रशियन रेवोल्यूशन जो 9th का चैप्टर होता है आपने उसमें पढ़ा था, रशियन रेवोल्यूशन, उसमें लेनिन की गवर्नमेंट ने ये प्लान किया था। तो हमारे इंडिया में भी एग्रीकल्चर के लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 और 56 के बीच में हुआ था। अभी तक 12 5 ईयर प्लान हो चुके हैं, और ये जो 13वां प्लान है ये नीति आयोग है। ये नीति आयोग है, ये 5 ईयर का प्लान नहीं है, ये 15 साल का प्लान है। 15 ईयर प्लान नीति आयोग, ठीक है। पहले प्लानिंग कमीशन होता था, योजना आयोग होता था, अब ये नीति आयोग बन गया है, ठीक है। पहले प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, और अब 2017 के बाद
2017 के बाद मोदी गवर्नमेंट ने नीति आयोग की घोषणा की है, जो कि शुरू हो चुका है अब तक, ठीक है। ओके, तो देखिए ये अलग अलग सेक्टोरल प्लानिंग हो गई और ये अलग अलग रीजनल प्लानिंग हो गई। अब रीजनल प्लानिंग का ही एक टॉपिक कर लेते हैं पहले, टारगेट एरिया प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग का ही एक हिस्सा टारगेट एरिया प्लानिंग। टारगेट एरिया जैसे कि नाम खुद बता रहा है कि किसी एक एरिया को टारगेट किया गया है। वो एरिया कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ट्राइबल एरिया टारगेट किया गया, जैसे कि ड्रॉट एरिया सूखे का एरिया टारगेट किया गया, जैसे कि मैं ये कहूं कि बाढ़ एरिया, फ्लड एरिया, उसको टारगेट किया गया। जिस जगह पर प्रॉब्लम ज्यादा है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसको टारगेट किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, टारगेट एरिया प्लानिंग, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि वो एरिया इकोनॉमिकली बैकवर्ड होता है। देखो लिखा है मैंने, क्यों टारगेट किया, क्योंकि वो एरिया इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया है, ठीक है। फिर वहां पर प्लानिंग कमीशन लगाया गया। अभी तो नीति आयोग है, उससे पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन। नेहरू गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन लगाया, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन का क्या था, उसमें टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप किए गए। टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप दोनों को टारगेट किया गया कि मान लीजिए कोई ग्रुप बहुत डाउन है, ट्राइबल पीपल डाउन है, एससी कास्ट डाउन है, या एसटी ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब डाउन है, या कोई भी कास्ट, कोई भी ग्रुप जो डाउन है, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए किया गया टारगेट एरिया प्लान, उनको डेवलप करने के लिए, ठीक है। या फिर टारगेट एरिया, टारगेट ग्रुप, ये दो चीजें हुई उस समय, दो चीजों को टारगेट किया गया, ग्रुप को और एरिया को, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे कि कौन कौन से प्लानिंग कमीशन लगाए गए। प्लानिंग कमीशन के थ्रू कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया। कमांड एरिया, अब ये कमांड एरिया क्या है, देखो एक एग्जांपल देता हूं, आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब होता है, जैसे कि राजस्थान में राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर है, तो इंदिरा गांधी नहर के आसपास जितना भी एरिया होगा वो इरिगेशन किया जाएगा। वो क्या किया जाएगा, इरिगेशन। तो जहां तक नहर का पानी पहुंचेगा, राजस्थान नहर का पानी राजस्थान में बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर एरिया में पहुंचता है, तो जहां तक पहुंचेगा वो क्या आ जाएगा, कमांड एरिया में आ जाएगा। नहर कमांड क्षेत्र यानी कि इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में वो आ जाएगा। तो सोचो इस तरह से वो प्लानिंग क्या हो जाएगी, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये शुरू किया गया किसको करने के लिए, एरिया को डेवलप करने के लिए। राजस्थान के एरिया डेवलप हो गए। आप देखोगे सतलुज नदी से इंदिरा गांधी नहर को शुरू किया गया भाखड़ा नंगल डैम से। भाखड़ा नंगल डैम की ऊंचाई 226 मीटर है और वो पंजाब के नंगली विलेज में तैयार किया गया है, ठीक है। और उस भाखड़ा नंगल डैम से राजस्थान नहर आगे भेजी गई है राजस्थान में थार डेजर्ट एरिया की तरफ, ठीक है, जैसलमेर बाड़मेर की तरफ। तो वहां पे वो बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया ड्रॉट प्रोन एरिया। ड्रॉट प्रोन मतलब जहां पे सूखा ज्यादा पड़ता है। अब आप कहोगे सूखे का मतलब क्या है, सूखे का मतलब है कि भाई आप किसानों ने फसल डाल दी, किसानों ने फसल डाल दी, मान लीजिए अब वो बाजरे की फसल डाल रहे हैं, ठीक है। तो बाजरे की फसल किस पे डिपेंड होती है, ज्यादातर बारिश पे डिपेंड होती है। जहां पर नहर वगैरह नहीं है वो बारिश पे डिपेंड होते हैं, और बारिश हो जाएगी लेट। मान लीजिए बारिश हो गई लेट, और बारिश लेट होने से वो पूरी जो बाजरे की फसल है थोड़े थोड़े उग गए थे, वो सारा खत्म, जड़ जाएगा, सारा झुलस जाएगा और उससे फसल सारी खत्म हो जाएगी। तब हम कहेंगे सूखा पड़ गया, तब हम क्या कहेंगे, सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गया, वहां पे सूखा पड़ गया। जितनी बारिश होनी चाहिए थी और जिस टाइम पे होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, तो उस एरिया को हम क्या कहेंगे, ड्रॉट प्रोन एरिया। ऐसे राजस्थान में बहुत है, तमिलनाडु में बहुत है, साउथ हरियाणा में बहुत है, क्योंकि वहां ड्रॉट आता है, सूखा पड़ता है, ठीक है। तो दो चीज हो गई, टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप में जो प्लानिंग की गई, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया। थर्ड नंबर पे डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया, जैसे अभी हम बता रहे थे कि भाई नहर पहुंचाओ राजस्थान में, या जहां पर पानी नहीं बरसता है वहां पर पहुंचाओ, रिवर से चैनलिंग करो, रिवर से चैनलिंग करके वहां तक पानी पहुंचा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट हो जाएगा, किस मरुस्थलीय क्षेत्र का विकास हो जाएगा। तो ऐसे प्रोग्राम भी शुरू किए गए, ठीक है। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो
छोटे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सेवन सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, ये सारे सेवन सिस्टर में आते हैं। या फिर राजस्थान में अरावली हिल एरिया, तो कुछ ऐसे हिल एरिया होते हैं, या एमपी में बहुत सारे बुंदेलखंड और बघेलखंड की पहाड़ियां हैं। साउथ में देखोगे नीलगिरी, अन्नामलाई, नल्लामलाई, ये सारी पहाड़ियां हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई, नल्लामलाई साउथ की हिल्स है। हरियाणा और राजस्थान की हिल है अरावली हिल्स। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में जो छोटी छोटी हिल्स, जैसे मेघालय की सबसे फेमस है गारो खासी जंतिया, हिमालय की सबसे फेमस है गारो खासी जंतिया। तो उन सब हिल एरिया में डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया। तो ये क्या था, सारा रीजनल प्लानिंग का हिस्सा था। रीजनल प्लानिंग का हिस्सा था, टारगेट एरिया प्लानिंग हो रहा था। किस में हो रहा था? प्लानिंग कमीशन के थ्रू। और प्लानिंग कमीशन इंडिया में कब शुरू किया गया? 1950 में। 1950 में शुरू किया गया। 1950 में प्लानिंग कमीशन शुरू किया था नेहरू गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग टारगेट एरिया प्लानिंग या जो है रीजनल प्लानिंग वो किए गए। लास्ट में देखो स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी मतलब छोटे छोटे जो किसान होते हैं जिनके पास खुद की जमीनें नहीं है, उनको भी डेवलप करना था गांव के एरिया में, तो वो प्रोग्राम भी किया गया। बिल्कुल सिंपल है। देखो मैं एक बार फिर बता रहा हूं आपको, इस चीज का फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। टारगेट एरिया प्लानिंग किसी एक टारगेट ग्रुप को करके या किसी एक एरिया को टारगेट करके की जाती है। ये किसका हिस्सा होता है? प्लानिंग कमीशन का हिस्सा। प्लानिंग कमीशन क्या है? नेहरू गवर्नमेंट के थ्रू किया गया योजना आयोग, वो प्लानिंग कमीशन कहलाएगा। ये लोग क्या करते हैं? कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, ये ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, ये डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, ये हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, और ये स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं ताकि इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया को ठीक किया जा सके, ठीक है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया को ये अब आगे बात करते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा टारगेट एरिया तो हो गया। अब हम करते हैं हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिल एरिया पहाड़ी क्षेत्र। अब हिल मैंने अभी अभी आपको गिनवाई थी, एक बार दोबारा करवा देता हूं बेटा। एक बार हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैं हिल की बात कर रहा था, कौन कौन सी हिल होती है? जैसे मेघालय में गारो खासी जंतिया, हरियाणा पंजाब के आसपास अरावली, राजस्थान में भी है। इसके अलावा आप देखोगे एमपी में बुंदेलखंड, बुघेलखंड की पहाड़ियां हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड की पहाड़ियां। महाराष्ट्र के आसपास अमरकंटक के पहाड़ हैं, और उसके अलावा साउथ में जाओगे तो नीलगिरी, अन्नामलाई, नल्लामलाई की पहाड़ियां हैं, और इलायची की पहाड़ियां हैं। इलायची की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में तो सुना भी होगा, नवरत्न तेल। आपने नवरत्न तेल कभी यूज किया है तो आप देखोगे उस पे लिखा होता है नीलगिरी ऑयल। वो नीलगिरी पहाड़ियों से, जड़ी बूटियों से तैयार किया हुआ नवरत्न ऑयल है, ठीक है। तो वो पहाड़ियां जो साउथ में है उनके लिए भी प्लानिंग किया गया, जो नॉर्थ में है उनके लिए भी प्लानिंग किया गया, और जो सेवन सिस्टर की तरफ है उनके लिए प्लानिंग किया गया। लेकिन प्लानिंग उसी हिस्से में किया गया जो बैकवर्ड एरिया है, सारी जगह पर नहीं किया गया। देखो सिंपल सी बात बता रहा हूं कि प्लानिंग उसी जगह की जा रही है जहां पर वो बैकवर्ड एरिया है। तो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 5th 5 ईयर प्लान में शुरू किया गया था। एक बात मैं आपको बता दूं, 5 ईयर प्लान 5-5 साल के गैप पे चले हैं, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई तो एक-एक साल के प्लान भी चलाने पड़े। प्रॉब्लम जैसे कि 1962 में चाइना वार हुई, इंडो चाइना वार 1962, फिर दूसरी पाकिस्तान के साथ वार हुई 1965, फिर एक बार फिर पाकिस्तान से वार हुई 1971, फिर एक बार फिर पाकिस्तान से वार हुई 1999 कारगिल युद्ध, ठीक है। उसके बाद फिर और छोटी मोटी आतंकी घटनाएं, टेररिज्म होता रहता है, तो वो चलता है। 2008 में आपको याद होगा मुंबई अटैक हुआ था, मुंबई टेरर अटैक। तो जब भी कोई डिस्टरबेंस होता है नेशनल इमरजेंसी लगती है, और नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो फिर 1 ईयर के प्लान चलते हैं। अभी तक 12 प्लान हो चुके हैं, और 13 वाला प्लान नीति आयोग है, नीति आयोग जो कि 15 साल के लिए लगाया गया है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन की जगह अब नीति आयोग आ गया है, ठीक है। तो देखिए हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान का हिस्सा था। कौन सा 5 ईयर प्लान? 5th वाला प्लान। उस 5वें 5 ईयर प्लान का ये हिस्सा था, और इसको 15 डिस्ट्रिक्ट कवर करने थे। 15 डिस्ट्रिक्ट यानी कि अलग अलग स्टेट के 15 डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया गया था जो कि बैकवर्ड थे।
ऐसे हिल एरिया जो 15 डिस्ट्रिक्ट थे वो बैकवर्ड थे। कहां के डिस्ट्रिक्ट? उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट। मिकिर हिल के एरिया, मिकिर हिल ज्यादा आपके सेवन सिस्टर की तरफ होती है। आसाम का हिल एरिया, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का हिल एरिया, नीलगिरी तमिलनाडु का हिल एरिया। तो ऐसे इन सारे एरिया से और भी बहुत सारे एरिया से 15 डिस्ट्रिक्ट तैयार किए गए। 15 डिस्ट्रिक्ट में हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया और उसके लिए कमेटी भी बनाई गई। उसके लिए एक कमेटी बनी जिसका नाम है नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। 1981 में तैयार की गई थी ये कमेटी हिल एरिया डेवलपमेंट के लिए। क्या नाम है? द नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, ऑफ बैकवर्ड एरिया 1981 में तैयार हुई थी। इसका टारगेट क्या था कि ऐसी पहाड़ियां ढूंढो जिनकी हाइट 600 मीटर हो। देखो क्लियर लिखा हुआ है, ऐसा हिल एरिया ढूंढना है जिसकी हाइट 600 मीटर है। 600 मीटर से ऊंची पहाड़ी एरिया में हम ये प्रोग्राम नहीं चलाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, 600 मीटर की हाइट। अब देखोगे आप 600 मीटर की हाइट आपके राजस्थान में तो नहीं है। माउंट आबू की हाइट तो बहुत ज्यादा है, 1100 मीटर के लगभग है, 1100-1200 मीटर के लगभग है। अरावली हिल्स जो है वो 800, 900 और 1000 मीटर की हाइट के लगभग है। तो इसमें अरावली का नाम ही नहीं लिया गया, अरावली का इसमें नाम नहीं आया। क्यों? क्योंकि अरावली की हाइट ज्यादा है। इन्होंने तो टारगेट किया जिन हिल की मीटर कितना है ऊंचाई, यानी कि उनकी जो ऊंचाई है वो कितनी 600 मीटर होगी और वो बैकवर्ड हिल एरिया होगा। एक तो ऊंचाई 600 मीटर होगी, ऊपर से वो बैकवर्ड एरिया होगा, उसको टारगेट किया जाएगा। वहां की टोपोग्राफी देखी जाएगी, जमीन कैसी है, वहां का इकोलॉजिकल बैलेंस चेक किया जाएगा कि इकोलॉजिकल बैलेंस कितना बिगड़ गया है, कितनी बुरी हालत है। वहां का सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखा जाएगा कि वो कितना बैकवर्ड है। क्या क्या देखी जाएगी? उस हिल एरिया की टोपोग्राफी चेक की जाएगी, मतलब कि समतल क्षेत्र है या उबड़ खाबड़ है, पथरीला एरिया है, उपजाऊ है या नहीं है, फर्टाइल यानी कि उपजाऊ है या नहीं है, वो टोपोग्राफी चेक की जाएगी। फिर साथ में इकोलॉजिकल बैलेंस देखा जाएगा, कितने जानवर मर गए हैं, पेड़ पौधे हैं कि नहीं है, क्या यहाँ पर इकोलॉजी सही चल रही है कि नहीं चल रही है, वो चेक किया जाएगा। और सोशल एंड इकोनॉमिक उसकी कंडीशन देखी जाएगी। और फिर वहां पर क्या किया जाएगा? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? सब्जियों की फसल होती है, फल फ्रूट की फसल होती है, ठीक है। क्योंकि सब्जियों की फसल और फल फ्रूट के पेड़ तो लगाए जा सकते हैं, उनमें जैसे गेहूं उगा रहे हो या बाजरा उगा रहे हो उससे तो कम पानी की जरूरत पड़ती है, पानी थोड़ा थोड़ा पेड़ों की जड़ों में डाला जा सकता है। तो हॉर्टिकल्चर पे ध्यान दिया गया, सब्जियों और फल के ऊपर ध्यान दिया गया कि उस एरिया में सब्जी और फल लगा दिए जाएं। अगर फसल नहीं होती है तो सब्जी और फसल लगा दी जाए वहां पे, ठीक है, सब्जी और फल लगा दिए जाए अगर वहां पे फसल नहीं होती है तो, ठीक है। फिर प्लांटेशन पे ध्यान दिया गया, जैसे कि दार्जिलिंग का नाम आता है तो आप देखोगे वहां पर कॉफी प्लांटेशन किया गया। आपको याद होना चाहिए कि इंडिया में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री शुरू करने वाला 1864 में डायट्रीज ब्रैंडिस था, जिसे ब्रिटिशर्स ने जर्मनी से बुलवाया था। ये जर्मन एक्सपर्ट था और वो ही इंडिया का पहला फॉरेस्ट लॉ ऑफिसर भी बना, डायट्रीज ब्रैंडिस। ये 9th के टॉपिक में है जब आप नेचुरल वेजिटेशन पढ़ते हो, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन एरिया मतलब कि इंडिया में सर्वे करने के लिए जर्मन एक्सपर्ट को ब्रिटिशर्स ने बुलाया था और यहाँ पर फिर उन्होंने चाय के बागान लगवाए थे। आसाम में टी प्लांटेशन करवा दिया, दार्जिलिंग में कॉफी प्लांटेशन करवा दिया, साउथ की कर्नाटक की जो अन्नामलाई, नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियां और नल्लामलाई, इलायची और नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां पर भी फिर प्लांटेशन कराया गया। साउथ में जो आप केले के बागान देखते हो, नारियल के बागान देखते हो, एमपी में जो आम के बागान देखते हो, वो सब इसी प्लांटेशन का हिस्सा थी। एमपी की पहाड़ियों में जो आम के बागान लगाए गए वो इसी प्लानिंग का हिस्सा थी। आज देखोगे एमपी और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा आम उगाता है, सबसे ज्यादा आम तैयार करता है वहां से। और एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया, अगर थोड़ी बहुत वहां पे एग्रीकल्चर की जा सकती है तो वो भी ध्यान दिया गया। आप जानते हो कि हिल एरिया में जो एग्रीकल्चर होती है वो स्टेप एग्रीकल्चर होती है, सीढ़ी नुमा खेती होती है।
सीढ़ीनुमा खेती, तो वो भी उस पर ध्यान दिया गया। कुल मिला के हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम किया गया था, ठीक है। और इसके अलावा पशुपालन पर एनिमल हस्बेंड्री मतलब कि पशुपालन पे ध्यान दिया गया। पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब जैसे ये होते ना चूजे, बतख, अंडा होते ना, ये मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्म मतलब मुर्गी पालन पर ध्यान दिया गया। और फॉरेस्ट्री, जंगल लगाए गए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज शुरू की गई, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 15 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया, वहां पर उन्होंने टोपोग्राफी चेक करते हुए, इकोलॉजिकल बैलेंस चेक करते हुए हॉर्टिकल्चर यानी कि सब्जियों पर ध्यान दिया और प्लांटेशन पर ध्यान दिया, एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया और पशुपालन करवाया और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसे छोटा उद्योग, छोटे छोटे उद्योग उनसे करवाए, जैसे कि मान लो टोकरियां बनाना है, धागे बनाना है, कॉटन उगाकर, या फिर जो है शुगर केन से उगाकर शुगर की छोटी छोटी मिल लगवा दी, ऑयल मिल लगवा दी, फ्लोर मिल लगवा दी। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्रामिंग उस एरिया में किए गए, ठीक है। तो इस तरह से ये हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो उन्होंने करवाया, तो ये काफी अच्छा रहा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया इसका, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया। आप देखोगे अब ये हिल एरिया बहुत डेवलप हो गए हैं, पहले जो बैकवर्ड एरिया था वो अब बहुत अच्छा एरिया बनकर सामने आया है और बहुत बढ़िया पैसे कमाए उन्होंने, बहुत बढ़िया पैसे कमाए हैं, ठीक है। और अब ये बैकवर्ड एरिया नहीं रह गया है, अब ये थोड़ा डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब ठीक है, यस, ओके। तो अब हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में समझ में आ गया जो 1981 में शुरू हुआ था। अब बात करते हैं 4 नंबर की, ड्रॉट प्रोन एरिया। देखिए उस बोर्ड के लास्ट में 4 नंबर पे, यस, ठीक है, यानी कि राइट साइड में ड्रॉट प्रोन एरिया मतलब कि सूखा संभावित क्षेत्र। जैसे कि एक बच्चे ने पूछा था इसका जो कुछ यहाँ पर इसको कहेंगे सूखा संभावित क्षेत्र, सूखा संभावित क्षेत्र या जो है आशंकित क्षेत्र, सूखा आशंकित क्षेत्र। ये कब शुरू किया गया? 4th 5 ईयर प्लान में। हिल एरिया कब शुरू किया गया? 5th ईयर प्लान में, ठीक है। तो 4th 5 ईयर प्लान में सूखा संभावित क्षेत्र शुरू किया गया। और सूखा संभावित क्षेत्र का मतलब है, अब ये सूखा क्या होता है मैंने बताया अभी, जब बारिश कहीं पे लेट हो जाती है और फसल खराब हो जाती है। अब बारिश के लेट होने का रीजन देता हूं बेटा, देखो आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, आपको ये पता होना चाहिए कि बारिश क्यों आती है और क्यों लेट हो जाती है, ठीक है। चलते हैं सूखा संभावित क्षेत्र का क्यों होता है, ये बारिश लेट क्यों हो जाती है। आपने कभी अल नीनो और ENSO सुना होगा, कभी ENSO या अल नीनो सुना होगा, ENSO और अल नीनो। ये क्या होता है? अल नीनो इफेक्ट। एक्चुअल में दिसंबर के आसपास साउदर्न ओशियन यानी कि दक्षिणी महासागर, आर्कटिक ओशियन की तरफ, आर्कटिक ओशियन की तरफ जो दक्षिणी महासागर है, आर्कटिक की तरफ जो दक्षिणी महासागर है, साउदर्न ओशियन है, वहां पर कई बार गर्म जल की धाराएं उठने लगती है, गर्म जल की धाराएं वहां पर मिक्स हो जाती है। अब आप कहोगे आर्कटिक में तो बर्फ जमी हुई है, वहां पर गर्म जल की धाराएं कहां से आएंगी? गर्म जल की धाराएं गल्फ स्ट्रीम होती है जो कि अटलांटिक की तरफ से आकर इसमें मिक्स हो जाती है, अटलांटिक की तरफ से आकर इसमें मिक्स हो जाती है। गल्फ स्ट्रीम की धाराएं होती हैं, ये उसमें मिक्स होती है और इसी वजह से इंडियन ओशियन जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। इंडियन ओशियन में भी बारिश का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और जो कि 1 मई को या 5 मई को या 10 मई को जो बारिश आनी शुरू होती है वो बारिश 15 या 20 मई तक चली जाती है। कई बार तो ये महीने महीने लेट कर जाती है। क्यों? क्योंकि वाटर ड्रॉप जो है कंडेंस नहीं हो पाती, गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है इंडियन ओशन में और वाटर ड्रॉप कंडेंस नहीं हो पाती, बारिश लेट हो जाती है। इसको अल नीनो इफेक्ट कहते हैं, अल नीनो इफेक्ट। अब ये दिसंबर में आर्कटिक ओशन में एंटार्कटिक ओशन में बनना शुरू होता है और फिर उसका असर मार्च अप्रैल तक इंडियन ओशन में नजर आता है। दिसंबर में 26-25 दिसंबर के लगभग ये शुरू होता है। 26 दिसंबर के 1-2-4 दिन पहले जो शुरू होता है, इसलिए इसको अल नीनो कहा गया है। बेबी क्रिस्ट, बेबी क्रिस्ट मतलब छोटा बच्चा, तो इसीलिए अल नीनो इफेक्ट बन जाता है। और ENSO मतलब कि साउथ ओशियन का असर पड़ जाता है यहाँ पे, ENSO साउदर्न ओशियन का असर पड़ता है, जिसकी वजह से भारत में बारिश लेट हो जाती है और उसका असर होता है ड्रॉट पड़ता है।
सूखा पड़ता है। इंडिया में बारिश लेट होने का मतलब फसल का खराब हो जाना, क्योंकि इंडिया में जितनी भी फसल होती है 3 टाइप की, रबी, जैद और खरीफ। रबी की फसल, जैद की फसल और खरीफ की फसल जो होती है वो ज्यादातर 3 जो फसल होती है वो मॉनसून की वजह से ही असर पड़ते हैं उस पे। 80% मॉनसून गर्मियों का होता है, 20% जो बारिश आती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड से आने वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो सर्दियों में बारिश करता है, ठीक है। तो मतलब कि ड्रॉट प्रोन एरिया, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान में शुरू किया गया, फोर्थ यानी कि चौथे 5 ईयर प्लान में शुरू किया गया। और एम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना था। देखो अगर कहीं पे सूखा पड़ गया तो लोगों के पास अब काम नहीं है, सूखा पड़ गया, फसल खराब हो गई है तो लोगों के पास अब काम नहीं है, एग्रीकल्चर का तो काम ही खत्म हो गया। तो ऐसे में लोगों को रोजगार देना बहुत जरूरी था। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम का सबसे बड़ा टारगेट लोगों को रोजगार देना, ठीक है। क्रिएटिंग प्रोडक्टिव असेस्ट, कि प्रोडक्टिव यानी कि उनको प्रोडक्टिव, भाई आप लोगों को अच्छा सा काम दिया जाएगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी और क्रिएटिंग प्रोडक्टिव असेट्स उनको दिए जाएंगे, मतलब कि उनको पैसे कमाने के साधन दिए जाएंगे। आप समझ लो, क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एसेट का मतलब होता है पैसे कमाने का साधन उनको दिलवाया जाएगा। ट्रैक्टर ट्रॉलियां या फिर दूसरे कोई बैलगाड़ियां, ऐसे साधन दिलवाए जाएंगे या कुछ और उनको करवा के काम दिया जाएगा। तो जो ड्रॉट एरिया होता है, सूखा एरिया, वहां पर जब लोगों के पास काम नहीं होता तो उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए और उनके प्रोडक्टिव एसेट्स उनको दिलवाए जाते हैं ताकि वो अपना गुजारा कर सके, ठीक है। और इरिगेशन प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, भाई जहाँ पे सूखा पड़ गया फसल खराब थोड़ी ना होने देंगे, वहां पर क्या करेंगे, इरिगेशन कैनाल्स वगैरह बनाएंगे, नहर वगैरह भेजी जाएगी, तो इरिगेशन प्रोग्रामिंग वहां पर फिर की जाती है। और साथ में लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी होता है। जो जमीन खराब हो गई, मान लो बालू रेत है, कहीं पर सूखी रेत है बिल्कुल, तो उसमें ह्यूमस की कमी है, पानी की कमी है, तो उसके अंदर ह्यूमस मिक्स किए जाएंगे, गोबर खाद वगैरह मिक्स करके, और पानी वहां नहर तक पहुंचाकर, नहर से पानी पहुंचाकर इंदिरा गांधी नहर शुरू की जाएगी, तो उनको वो दिया जाएगा। आपने कभी सुना होगा नरेगा के बारे में, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे, आप देख सकते हो, NERGA, नरेगा प्रोग्रामिंग, ठीक है, नरेगा NEGRA, ठीक है, नरेगा, ठीक है, नरेगा प्रोग्राम, नेशनल रूरल NREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 2005 में शुरू किया गया था। तो 365 दिन में, साल में 365 दिन होते हैं, उसमें से गवर्नमेंट 100 दिन का रोजगार ऐसे लोगों को देगी जिनकी फसल खराब हो गई है, जिनको एग्रीकल्चर में अब काम नहीं है। 1 अप्रैल से शुरू होता है ये प्रोग्राम हर साल और 31 मार्च अगले साल तक चलता है, ठीक है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में शुरू किया गया था। इससे 100 दिन का रोजगार लोगों को दिलवाया जाता है और उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। तो ड्रॉट प्लान एरिया, ड्रॉट मतलब सूखा संभावित क्षेत्र में जो लोग बेरोजगार हो गए हैं सूखे की वजह से, तो उनको क्या दिया जाए, रोजगार दिया जाए, ठीक है, ओके। अब देखिए लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जमीन को सुधारा जाए, है ना। आपने देखा होगा ना कई बार कि कई जगह पर चकबंदी की जाती है जमीनों की, टेढ़ी मेढ़ी जमीन है, ट्रायंगल शेप में है, राउंड शेप में है, तो जमीन को सीधा सीधा चक बनाया जाता है, चकबंदी, सीधा सीधा किला तैयार कर देते हैं, चकबंदी करते हैं। आप अगर इस बात को सुनना चाहेंगे तो आपको अपने बुजुर्गों से सुनो, आप इस बात को बुजुर्गों से पूछो कि चकबंदी क्या होती है। चकबंदी का मतलब टेढ़े मेढ़े खेतों को एक चौरस खेत में या चौकोर खेत में बदल दिया जाए। किसी की जमीन कहीं और है और किसी की जमीन इधर और है, गांव में जगह जगह पर जमीन पड़ी हुई है, तो उस आदमी को जिसकी टेढ़ी मेढ़ी जमीन है कहीं और दिलवाकर और किसी और आदमी को इधर दिलवाकर आपस में जमीन को सीधा कर लिया जाता है, चकबंदी। चकबंदी का मतलब जमीनों को सीधा करना, टेढ़ी मेढ़ी जमीनों को चौकोर करना। तो जिसकी जितनी जमीन होती है उसको दूसरी जगह जमीन देकर और वहां से उस आदमी को इधर लाकर उसकी जमीनों को सीधा कर दिया जाएगा, चकबंदी। इसे लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? चकबंदी को लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। जो जमीन खारी जमीन है, सूखी है,
या ज्यादा कीचड़ भरी जमीन है उसको उसी हिसाब से उसका ठीक किया जाता है, जमीन को ठीक करना होता है। और साथ में एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन मतलब वन लगाना, ज्यादा से ज्यादा जंगल लगाना, और ग्रासलैंड डेवलपमेंट करना, ग्रासलैंड मतलब कि चरागाह की भूमि को तैयार करना, ये सब किसका हिस्सा था? ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम का हिस्सा था, ड्रॉट एरिया प्लानिंग का हिस्सा था। ड्रॉट एरिया प्लानिंग जो फोर्थ 5 ईयर प्लान में शुरू हुआ था, ये उसी का हिस्सा है। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, जैसे कि गांव की नहर तैयार करना, गांव के रोड तैयार करना, देखो लिखा हुआ है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की जस्ट नीचे इलेक्ट्रिसिटी गांव की तैयार करवाना, गांव के रोड तैयार करवाना, गांव का मार्केट तैयार करवाना, तो ये सब भी ड्रॉट एरिया प्रोग्रामिंग का हिस्सा थी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। ड्रॉट एरिया मतलब सूखा संभावित क्षेत्र को टारगेट करके, ये टारगेट रीजनल प्लानिंग ही तो चल रही है, टारगेट रीजनल प्लानिंग चल रही है, तो सूखा संभावित क्षेत्र जो जो होंगे उनमें इरिगेशन पहुंचाकर, लैंड डेवलपमेंट करके और एम्प्लॉयमेंट लोगों को देकर हम उनको विकसित कर सकते हैं और वो पिछड़ा क्षेत्र ठीक हो जाएगा। इसके लिए ड्रॉट एरिया प्लानिंग के लिए जो है प्लानिंग कमीशन भी तैयार किया गया। ड्रॉट एरिया प्लानिंग के लिए प्लानिंग कमीशन तैयार किया गया 1967 में। कब तैयार किया गया? 1967 में। ठीक है, और इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट टारगेट किए गए? 67। पहले वाले में कितने थे? 15। इसमें कितने हैं? 67 ड्रॉट एरिया, ड्रॉट डिस्ट्रिक्ट्स, 67 डिस्ट्रिक्ट जो कि ड्रॉट डिस्ट्रिक्ट कहलाएंगे, उनको टारगेट किया गया। उनके यहाँ पर सारा डेवलपमेंट करना था, इरिगेशन करनी थी, उनको जंगल लगाने थे, वहाँ घास के मैदान लगाने थे, वहाँ पर जो है उनको एम्प्लॉयमेंट देनी थी, तो वो सारे डिस्ट्रिक्ट कितने थे? 67 डिस्ट्रिक्ट थे। और फिर उनके लिए इरिगेशन कमीशन भी तैयार किया गया। उन ड्रॉट एरिया के लिए 1972 में इरिगेशन सिस्टम भी तैयार किया गया। इरिगेशन प्लानिंग आपको याद रखना चाहिए कि 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी चलाया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आराम से याद होना चाहिए। अगर आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का याद है तो ये इरिगेशन कमीशन भी याद हो जाएगा। अगर इरिगेशन कमीशन याद है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, और इसके एक साल के बाद तो टाइगर प्रोजेक्ट लग गया था। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लगा था और 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट लगा था। 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट लगा था, फिर प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट एलिगेटर, बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। ठीक है, 107 के लगभग तो नेशनल पार्क है हमारे यहाँ पर, और 18 बायो रिजर्व्स है इंडिया में, जिसको 9 बायो रिजर्व्स को तो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। 9 बायो रिजर्व्स को यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है, जैसे नीलगिरी हो गया, नंदा देवी हो गया, नोकरेक हो गया, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट पार्क हो गया, सुंदरवन डेल्टा प्रोग्रामिंग हो गया। इस तरह के 9 को डिसाइड किया गया है बायो रिजर्व्स में। ठीक है, तो हम ड्रॉट एरिया प्लानिंग की बात कर रहे थे। 67 डिस्ट्रिक्ट में शुरू कर दिया गया, इरिगेशन कमीशन शुरू कर दिया गया, और 30% इरिगेटेड एरिया गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना और एमपी, इनके ड्राई डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया गया था। 1972 में जो इरिगेशन कमीशन जो लगाया गया वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना और एमपी, 30% इरिगेशन का टारगेट, कि पूरे एरिया में 30% इरिगेशन तो करो भाई। इरिगेशन मतलब सिंचाई की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो इस तरह से देखोगे कि सारे एरिया में लगभग काम बढ़िया कराया गवर्नमेंट ने, प्लानिंग किया। यही तो लेसन का नाम है कि प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जो एरिया बैकवर्ड है, चाहे वो हिल एरिया हो, चाहे ड्रॉट एरिया हो, चाहे फिर वो बैकवर्ड एरिया हो, चाहे किसी भी टाइप का कोई एरिया हो, उसको सेक्टोरल यानी कि सेक्टर प्लानिंग में बांटकर और रीजनल प्लानिंग में बांटकर इंडिया का डेवलपमेंट किया जाए। और आज देखोगे इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पे जो बैकवर्ड एरिया हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं। आसाम टी प्लांटेशन में नंबर 1 बन गया है, दार्जिलिंग कॉफी प्लांटेशन में नंबर 1 बन गया है। ठीक है, रोबेस्टा और रोबेस्टा कॉफी सबसे बेस्ट कॉफी मानी जाती है, अरेबिका और रोबेस्टा सबसे बेस्ट कॉफी मानी जाती है। चाय के बागान लगाए गए, याद करो डाइटिस ब्रेंटिस को जिसने चाय के बागान यहाँ पर शुरू कराए थे, जर्मन एक्सपर्ट, द फॉरेन एक्सपर्ट जो यहाँ पर बुलाया गया था ब्रिटिशर्स के टाइम में। ठीक है,
तो इस तरह से आप देखोगे इंडिया में प्लानिंग बहुत अच्छे लेवल पे की गई है और बढ़िया प्लानिंग की गई है। ठीक है, तो आज के पार्ट 1 में यही इतने ही, आज के जो पार्ट 1 में इतना ही। इसके पार्ट 2 करेंगे हम, 2 पार्ट में बनाएंगे। एक पार्ट में हम ड्रोट तक और हिल एरिया डेवलपमेंट हमने कर लिया, ड्रोट और हिल एरिया। नेक्स्ट पार्ट में फिर और टॉपिक डिस्कशन होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।